नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाज़िर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कंपनी जो कहती है केमिस्ट्री टू केयर, वी आर इन देयर। बड़ा अच्छा-सा टैगलाइन इसकी चल रही है और ये खासकर कहती है कि एडिबल्स व्हाइल मैन्युफैक्चर्स और द पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट। इसके अलावा प्लास्टिक ग्रेनेट्स मैन्युफैक्चर्स एंड द लुब्रिकेंट्स प्रोडक्शन के तौर पे डायग्नोसिस्ट सॉल्यूशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कंपनी कामकाज करती है। फार्मा केमिकल्स ट्रेडिंग, लुब्रिकेंट्स और पर्सनलाइज्ड जो कि हेल्थ केयर सॉल्यूशन है उस पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है और इन सभी सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम क्यों नहीं हो। कुछ ऐसे चीज़ें जो कई बार कुछ अटपटा भी लगती है कि अच्छा ये कंपनी सेम केमिकल ही बनाती है, सेम काम सेम कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करती है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम बीएससी लिस्टेड कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, जिस कंपनी की में निवेशकों की इंटरेस्ट को जाने तो करीब 1,31,000 से ज़्यादा इस कंपनी में निवेशक हैं। कब तक की डेटाबेस कह रही है? सितंबर तक। अब सवाल आता है कि इसमें एफआई और डीआई की क्या भूमिका रही? कहती है बाबा जी, ये तो प्रमोटर तो खुद ही नहीं चाह रहे हैं। प्रमोटर की तो खुद ही इच्छा रहती है कि इसमें वहां से बेच के निकल जाए। तो क्या आम आदमी के पास जो शिफ्ट कर रही है, क्या आगे चलकर ये कुछ बड़ी योजना बन सकती है? इसको लेकर के, प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के या ट्रेंडिंग रिवर्सल को? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जहां पे पिछले एक महीने की चार्ट ग्राफ कहती है, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी स्टॉक वैल्यूएशंस में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर। पिछले 6 महीने में 54% बढ़ जाती है। और ये जो आंकड़ा होती है ना, ये आंकड़ा होती है किस चीज को लेकर पता है? ये एक टाइम फ्रेम की बात होती है। जब आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, कुछ और आंकड़ा आएगी, यहाँ से यहाँ करेंगे तो कुछ और आंकड़ा आएगा। ये सब चीज़ों को छोड़ के हम इनकी ट्रेंडिंग वे को देखा जाए तो ये ट्रेंडिंग वे कहती है कि यहाँ से ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी हलचल हुई है। हलचल में किसका गया किसका कटा, ये तो अगली बात है। पहले हम इसको जानने की कोशिश करें तो कहती है, जो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले एक साल में 170% पिछले 5 सालों में गिर के 60% लुढ़कती नजर आई है। क्यों नहीं? इनको जरा फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे। उसके आंकड़ा में ये निकल के आए कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस और वायो आई बेस दोनों पे कहते हैं कि अच्छी ग्रोथ लेवल बनी है। जब क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ लेवल था, तो ईयरली का ग्रोथ लेवल में क्या हुआ? धाराशाही से गिर गया। खास करके कोविड के सिचुएशन में कंपनी अच्छी खासी रन कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब गिरना स्टार्ट किया ना, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंपनी ने सेल्स यदि किसी पीरियड में किया है तो कोविड वाले सिचुएशन में किया, क्योंकि कोविड मार्च 20 में आई थी और कह सकते हैं कि 20-21 के जो पीरियड था उसमें सबसे ज्यादा क्या किया? सेल्स किया। हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री की कंपनी थी, एवेक्सिया लाइफ केयर कंपनी का नाम है, बीएससी के ऊपर लिस्टेड है और जब चलती है तो 5% चलती है, जब गिरती है तो 5% गिरती है। और इसके आधार पे यदि हम इनकी कुछ पोजीशन को जरा समझने की कोशिश करें, बुक वैल्यू कहता है 2 रुपये 37 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू तो न्यूनतम है, 1 रुपये से नीचे की बात कहती है। करंट मार्केट की प्राइस करीब 376 तक है, जबकि हायर टू हायर 470 तक पहुंची थी। इंडस्ट्रियल के बेसिस पे आज भी इनके स्टॉक में और जो क्वालिटी है इसकी 5 पैसे पर शेयर कमाने की, उसके बेसिस पे 190x की भीड़ कहती है, मतलब गुन्ने की भीड़ कहती है, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस 3 रुपये 76 पैसे। अर्निंग के बेसिस पे जो शेयर है वो 188 करोड़ की दर्ज करती है और मार्केट कैप इसी बेस पे 706 करोड़ दर्ज हो। इस नंबर ऑफ शेयर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो कंट्रोल अब रहा नहीं, वो तो आम आदमी के पास चला गया। जहां तक डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आरओई आरओसी की आंकड़ा न्यूट्रल के आसपास की बात करते हैं। और इतनी बातें तो हम सब जानते हैं, इतनी बातें जितना हमने अभी दर्ज किया है वो हम सब जानते हैं। तो फिर स्पेशल क्या है? स्पेशल की बात ये है, यहाँ पे हम कुछ कंक्लूसिव डेटा लेके आए हैं, जो कंपनी जो कामकाज कर रही है
उसमें कितनी परसेंट कमाई करती है। नेट की बात करूं, कमाई ही नहीं, जो कमाई वो पार्ट जो प्रॉफिट लेके आती है, और उस प्रॉफिट के पीछे रिस्क कितना दर्ज करती है, और प्रॉफिट के पीछे रिस्क के साथ साथ उधार कितना करके रखा है और कितने दिन के लिए किया है, कितने नंबर से किया है। तो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 1.49, जो काफी बड़ी नंबर दर्ज करती है, और करंट रेशियो की नंबर कहती है 1.40। इसको तो हम देखेंगे, क्योंकि क्या इसके बेसिस पे इसको हिट तो नहीं कर दिया, या इसको लेकर के इसको दबा तो नहीं दिया। और कुछ सवालें हैं, जो कर्ज लेती है कंपनियां, क्यों लिया है, प्रोडक्टिविटीज के लिए लिया है, खर्चा पानी के लिए लिया है, या पेआउट किया है, कहाँ से किया, कैसे किया, किस फंड से किया। चलिए हम इसीलिए स्पेशल जानने की कोशिश करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी के साथ हम इसको समझने की कोशिश करें तो समझ में ये आती है, जो कंपनी का जो टर्नओवर था क्वार्टरली बेसिस पे, वो तो बेटर कर रही है, बेटर करती जा रही है, और प्रॉफिट भी बेटर करने की उम्मीद से चल रही है, लेकिन कई बार धराशायी से गिर जाता है। उसके पीछे वजह है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कई बार अच्छी खासी बुक करती है, कई बार तो काफी ज्यादा नुकसान भी बुक हो जाता है। ईयरली डेटाबेस कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी के पास अभी सबसे ज्यादा पिक पे नहीं है, क्योंकि कंपनी इससे ज्यादा पिक पे था 19 में, 20 में, 21 में, बेटर रिटर्न क्रिएट कर रही थी, सेल्स कर रही थी। लेकिन उस सेल्स के बेसिस पे, उतनी बड़ी सेल्स होने के बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। उस टाइम पे कंपनी सेल्स तो करती जा रही थी, लेकिन लॉस भी नहीं था, ऑपरेटिंग से लॉस था। अदर सोर्स ऑफ इनकम तो गजब का आती है। गजब का मतलब सोचने वाली बात है, एक साल में 74 करोड़ के अदर सोर्स ऑफ इनकम बुक करती है, जबकि इनका ईयरली बेसिस पे आप देखें तो अब तो इसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स बचा ही नहीं लगता है। चलिए 3-4 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी तो बुक करती है। इसको लेकर के केवल और केवल हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन के बजाय इसको भी एड ऑन किया। इसके लिए हमने नाम दिया नेट इनकम मार्जिन। तो ये हमारे सामने दिखा कि ओवरऑल कंपनी का जितने भी इनकम सोर्स रहा, उसमें प्रॉफिट कितनी कमाती है, कितनी ले जाती है। तो कहती है ओवरऑल कंपनी 5% की प्रॉफिट बुकिंग करती है। अब इसके पीछे कितने की रिस्क लेके काम कर रही है। जब 5% आप कमाने के लिए सोचते हो, प्रॉफिट के लिए तो कितनी काम काज किए हैं। उसके लिए जब हमने देखा नंबर ऑफ डे को लेकर के, तो अचंभित हो गए। अच्छा, ऐसी बातें हैं। क्यों ऐसी बातें हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्टिविटीज था, वो 300 दिन तक अटका पड़ा है। मतलब 10 महीने में पेमेंट आई, तो क्या कुछ अचंभित वाली बात होती है कि नहीं होती। रिस्क क्या हो गया, 10 महीने की हो गई, हाई रिस्क की बात कहती है। और यदि बैलेंस शीट के सिचुएशन को समझेंगे, तो ये कहती है कि कर्ज तो आपने पूर्ति किया है, कर्ज को आपने पे आउट भी किया है, लेकिन पे आउट कहाँ से किया, तो कहते हैं फंड से किया। तो इसको कहते हैं कि गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात के अलावा कुछ अलग फैक्टर को देखें तो हमारे सामने इनके रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलेगा, जिनको कहते हैं उधार। 58 करोड़ की उधार थी, 58 करोड़ की उधार के सिचुएशन के बेसिस पे आप प्रॉफिट को देखेंगे तो कहती है 3 करोड़ 71 लाख। और उसको नंबर को लेकर जब हमने देखा तो समझ में आया कि नेट इनकम तो 5% आप क्रिएट कर रही है, लेकिन उसके पीछे 72% की आपकी क्या है, उधार है। तो हाथ में मिला क्या। और डेटर्स को लेकर कहते हैं कि जितना आपने प्रॉफिट बुक किया, उसका 156% आपके उधार पर है, जिसको हम उधार को क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर क्यों कहते हैं, कि कोई भी कंपनी कामकाज करती है या तो पैसे के लिए, या तो सेल्स करेगी या सर्विसेज देगी। अल्टीमेटली क्या आना है, अल्टीमेटली तो पैसे ही आने हैं ना। अल्टीमेटली जब पैसे ही आने हैं, तो पैसे कब आते हैं, 10 महीने के बाद। तो ये इनको रिस्क दर्ज करती है। इसके अलावा यदि आप इन बातों को देखें, तो कंपनी में हमने देखा कि ज़्यादातर होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। पब्लिक में कुछ बड़ी फंड तो कहते हैं बिल्कुल फंड है बैठी है, यहाँ पे ग्लोबस फंड है, फोकस फंड है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो पोजीशंस हैं इसी क्वार्टर में बनाए गए हैं, जहाँ पे 7-7% की होल्डिंग है।
जहाँ पे M7 ग्लोबल फंड हैं, इसके अलावा और जब जील को ग्लोबल फंड हैं जिनके पास होल्डिंग, अल्टीमेटली करीब करीब 1,31,000 से ज़्यादा इस कंपनी में निवेशक हैं और उसमें मार्केट कैप कितना है? 706 करोड़। 706 करोड़ में कितनी करोड़ है? 131,000 का। और अभी इसके बेसिस पे मार्केट में क्या था? इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे काफी खचाखच की भीड़ पड़ी है। कहाँ से? क्वालिटी 5 पैसे पर शेयर अर्निंग से लेकर। तो आगे क्या कहती है इसको लेकर के, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और वो सेंटिमेंट अपडेट देता है कुछ, तो बिल्कुल कहते वोटिंग राइट को लेकर अपडेट दिया था, फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ को देखेंगे तो वो कहती है कि कंपनी लास्ट कुछ सालों में तो नहीं कर रही थी, लेकिन अब जाके परफॉर्मेंस कर रही है। प्रॉफिट जो पिछले कुछ सालों में नहीं कर रही थी, अब जाकर के बेटर करने की आसार भी चल रही है, जबकि स्टॉक प्राइस भी बढ़ रही है। मतलब लास्ट 12 महीने की डेटा इनको लगातार बैकअप देने के लिए रेडी है, स्टॉक को उड़ाने के लिए। तो स्टॉक लास्ट 12 महीने से ही उड़ती नजर आई है या कुछ मल्टी बैगर रिटर्न भी क्रिएट करती नजर आई। तो पिछले 5 सालों में तो इसमें धराशाही होती नजर आई थी, लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में इसमें नई पंख लगी है। और पंख के पीछे क्या वजह थी? पंख के पीछे आम निवेशक हैं। आम निवेशक में क्या वॉल्यूम कितनी आती है, कुछ ऐसा दर्ज करती है कंपनी? तो इसको भी जरा समझ लेते हैं, क्या वॉल्यूम आई है नहीं आई है, इसको खरीदने बेचने के लिए कितने वॉल्यूम आती है। तो देखिए इसको लेकर वॉल्यूम की बात कहती कितनी वॉल्यूम आई थी, तो वॉल्यूम कहती है कि 9.7 मिलियन वॉल्यूम आई थी। वॉल्यूम की बात कहती है अभी। लेकिन बीएसई डेटाबेस की बात माने तो वो कहती है कितनी वॉल्यूम की बात कहती है? वो कहती है जहाँ पे वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा था, रियली वॉल, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी रियली ज़्यादा सेंटिमेंट बनाने की कगार पे चल रही। पीयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं अदानी एंटरप्राइजेज एजी लॉजिस्टिक से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो सेक्टर में है उसको उसी सेक्टर से कंपेयर करना बेटर हो सकता है। अगले पड़ाव में यदि आप इनकी उन पहलू को जरा देखते हैं, जहां पे स्टैंडअलोन डेटाबेस में कंपनी ने अपडेट ये दिया, जो हमारे पास क्या है, क्या कहती है, कॉर्पोरेट एक्शन में स्टॉक को स्प्लिट किया था, 2 से 1 किया था 2022 के दौरान में। स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में आपने रिवेन्यू ग्रोथ किया, प्रॉफिट ग्रोथ किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ किया, बेटर किया पिछले क्यू और क्यू बेसिस पे। और स्टॉक की प्राइस में कुछ सालों में तो आपने डिमांड बढ़ाई थी, लेकिन आपकी डिमांड उस लेवल पे बढ़ी नहीं, और कुछ अच्छी बातें कम रखी और निगेटिव बातें ज़्यादा रखी। क्यों रखी? क्योंकि छोटी सी स्टॉक की मार्केट में ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और यहाँ पे मार्केट की ऑफर वेटेज वैल्यू के पास चल रही है। इससे इसमें देखा गया कुछ अच्छी बातें शामिल करती है और काफ़ी सारी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, डेटर्स डे को लेकर के, वर्किंग व्हीकल को, होल्डिंग को लेकर के। इन दोनों को तो कई बार नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब पैसे आने वाली सिचुएशन है तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तब भी मार्केट में बड़ी रैली बनती नज़र आती है, और इसको लेकर के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, बनाई है, क्या है, बनाई गई है। तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, और सिंगल से एक रूल हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, जब कोई यहाँ भी खरीदने के लिए व्यस्त है आज, तो कोई ना कोई इसको बेचने के लिए बेकाबू है। और क्या हुआ? जहां आपके पोर्टफोलियो में 1000 शेयर हैं, आपने 10 बेच करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सेटअप किया, अपनी फंड को, कैपिटल को बचाने की कोशिश किया। और जब मार्केट ट्रेंडिंग रिवर्सल की तरफ हो, निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जल्दी हो, वहां पे क्या करना है? एसएल का यूज करना है, और यदि प्रॉफिट बन जाए तो उसको बुक करके परसेंटेज बाय निकलना है। और उसके लिए खुद का प्रिंसिपल होगा, खुद का डिसीजन होगा, खुद की पैसे लगी है, इसीलिए पैसे को भी सेव करना है और अगले पड़ाव की तरफ मूव भी करना है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।